2022 के विधानसभा चुनाव में जातियों के धागे से बंध कर चलती आ रही सियासत योगी आदित्यनाथ के नाम की आंधी में टूट गई थी। लेकिन फिर 2 ही साल बाद उत्तर प्रदेश में जाति के सांचे में वोट इस तरह फिट बैठे कि बीजेपी को नुकसान हुआ और फिर नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे, जिससे योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष का जाति मंत्र तोड़ दिया। लेकिन अब फिर नया चक्रव्यूह है, जहां खबरदार करता सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोशिश को क्या भीतर से ही कुछ लोग कामयाब होने से रोक रहे हैं? पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से उन लोगों को फुर्सत ही नहीं थी। बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं। तो यहाँ कौशाम्बी में रोकी गई है प्रयागराज में, उसको लखनऊ में एक बड़े आंदोलन के रूप में आप लोग जवाब देंगे। जितने भी यही अरेंजमेंट मांग रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। अंतर यही होता है, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था। आठ साल से देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालते योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम जातिगत समीकरणों पर आधारित सियासत को लगातार 2 बार मात दी, क्या अब योगी आदित्यनाथ को जाति के ही राजनीतिक चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है? जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अगड़े पिछड़े की चुनौती अखिलेश यादव रख रहे हैं, जहां चक्रव्यूह चंद्रशेखर का है, जो दलित वोट पर चुनौती देना चाह रहे हैं ताकि मायावती के कमजोर होने के बाद दलित वोट पर खींचतान तेज हो सके। चक्रव्यूह है करणी सेना, अहिर रेजिमेंट, भीम आर्मी जैसे जातीय संगठनों का, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। चक्रव्यूह है पुलिस की कार्यशैली का, जहां बीजेपी जनप्रतिनिधि सवाल उठाते हैं। क्या इन सारे चक्रव्यूह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तोड़ लेंगे? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। मुख्यमंत्री ने अपना ये नारा फिर याद कराया जब इटावा के यादव कथावाचक से जुड़े चोटीकांड पर अखिलेश ने कथावाचकों की जाति को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू किया। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं कि ये मुद्दा अखिलेश यादव जमकर उठाने वाले हैं, इसीलिए बिना किसी देरी के तुरंत इटावा में चोटी कांड के आरोपियों को जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई कार्य, कोई व्यवस्था कभी जात के आधार पर नहीं, बल्कि अपराधी के अपराध के आधार पर करने का काम किया है। संभव है कि आप कहें ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये तो शायद आप जानते ही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि योगी सरकार को जाति के चक्रव्यूह में घेरने के लिए किस तरह 2024 से कोशिश जारी है। ये जातियों का ही दांव था, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में 19 के मुकाबले घटकर 14 पर आ गई। समाजवादी पार्टी 4 सीट से बढ़कर 11 पे पहुंच गई। बीएसपी का खाता ही नहीं खुला। कांग्रेस भी 1 सीट जीत गई। 2 पार्टी बीजेपी की सहयोगी आरएलडी पाई और 1 सीट चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी को मिली। जाति में वोटर के बढ़ते ही अखिलेश यादव की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी। अब अखिलेश इसी ताकत को 2026 के पंचायत चुनाव और फिर 27 के विधानसभा चुनाव तक बांध कर रखना चाहते हैं। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र का अभियान चलाने वाले बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? अखिलेश यादव ने 50 लाख वाले कथावाचक का वार किया तो जवाब बाबा बागेश्वर ने आज तक से बातचीत में दिया।
हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे, और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप विदेश में थे उस समय, भारत में एक बड़ी घटना हुई इटावा की, एक कथावाचक के साथ घटना हुई, उनकी चोटी काट दी गई, इसके साथ ही अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से आप उसको घोर निंदनीय थी, हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया, जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। तो हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहे। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से उन पर निशाना साधे जाने की वजह खास है। असल में बाबा बागेश्वर पहले ही कह चुके हैं कि नवंबर में वो 131 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे, जो दिल्ली से होते हुए हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश के 400 गांव से गुजरेगी। दिल्ली से वृंदावन तक असल में बाबा बागेश्वर अपनी दूसरी पदयात्रा करने वाले हैं, यानी उस पश्चिमी यूपी के हिस्से से जहां 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी सफलता हासिल की। तो क्या अखिलेश यादव को लगता है कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा उनकी वोट यात्रा को नुकसान पहुंचा सकती है? ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इटावा चोटी कांड पर आए सियासी सवालों के चक्रव्यूह को आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के साथ पहले ही भेद लिया, लेकिन अब कुछ हिंदुवादी संगठन, हिंदुवादी नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, जिनमें पहला नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का, बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं, और ये अखिलेश यादव को अति धार्मिक होने का सर्टिफिकेट तक देने लगते हैं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे, और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है, और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो खुद भी पहले समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन अभी बीजेपी में है। इनके दो बेटों में एक विधायक और एक बीजेपी के सांसद ही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ये अखिलेश यादव को धार्मिक बताने में जुट गए, जहां पार्टी ही इनकी समाजवादी पार्टी मुखिया को सनातन विरोधी बता रही है। यानी योगी जिस चुनौती के चक्रव्यूह को तोड़ते हैं, वहीं पार्टी के पुराने नेता अखिलेश का समर्थन करते नजर आते हैं। इसी तरह ये हैं दिनेश फलाहारी महाराज, जो इटावा चोटी कांड में आरोपियों को बाद में चांदी का मुकुट पहनाने का दावा करते हैं। तो जब कोई अपराध करता है तो वह किसी भी जाति का हो, वहां की जनता यह चाहती है कि उसे उसी समय दंडित किया जाए, तो वहां के लोगों ने उनको सजा दे दी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उन निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से जब भी वो निर्दोष ब्राह्मण छूट कर आएंगे तो हम उनका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। ऐसे बयानों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर जातिगत भेदभाव और तनाव बढ़ेगा, मौका दूसरे पक्ष को भी मिलेगा, जिससे मुख्यमंत्री का एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा कमजोर होता है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, इसका असर निश्चित तौर पर बिहार तक दिखना तय है। वो बिहार जहां बाबा बागेश्वर पहले भी हिंदू राष्ट्र की बात कहते हुए कथा करते आए हैं, लेकिन आज खबर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी करीब 25 साल से गठबंधन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू ऑफिस में लगे पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। सियासी सवाल यह है कि अब तक सत्ता में सबके लिए मजबूरी बनते आ रहे नीतीश क्या खुद मजबूर हुए हैं? हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 1.5 साल में ये कहते थकते नहीं आ रहे कि अब वो पलटेंगे नहीं, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। नीतीश पलटेंगे नहीं का ही सबूत क्या अब जेडीयू के दफ्तर से भी पहली बार सामने आया, जहां दावा है पहली बार चुनाव में नीतीश कुमार के साथ पोस्टर में नीतीश के अलावा किसी और का चेहरा है। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल है। यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। एक दौर था 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले, जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर पटना के अखबारों में, पेपर्स में दी गई थी, तो नीतीश नाराज हो गए थे। लेकिन आज देखिए, नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और स्लोगन यहाँ लगा है, लगे रहो उद्योग, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। मतलब एकदम क्लियर मैसेज है, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, एनडीए सरकार। तमाम जगहों पे नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि प्रदेश जेडीयू कार्यालय पे है। ये जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है। सवाल है कि जो नीतीश अब तक हर गठबंधन के लिए बिहार में जरूरी समझे गए, क्या वो खुद अब मजबूरी बन चुके हैं, जिन्हें अब लगता है कि वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही मिलेगा? दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। अब से 25 साल पहले 20वीं सदी के आखिरी वर्ष में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही सत्ता मुख्यमंत्री के तौर पर हासिल करते हैं। तब नीतीश सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पाए थे। 7 दिन बाद तब नीतीश को बहुमत न होने की वजह से गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि तब कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने अपने पक्ष में कर लिया था। अब 25 साल बाद क्या स्थिति ये हो चुकी है कि फिर से नीतीश कुमार की पार्टी को लगने लगा है कि चेहरा अगर प्रधानमंत्री का साथ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बनने लायक सीट भी शायद नीतीश के पास ना रहे। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था वही हो रहा है। तेजस्वी जी ने कहा था कि नीतीश जी की पार्टी जेडीयू अब पूरी तरह से बीजेपी में विलय कर चुकी है। अब ये स्थिति हो गई। एक दिन वो भी था जब आदरणीय नीतीश कुमार जी की तस्वीर छपी थी मोदी जी के साथ, तो खाने का पत्तल खींच लिया था सामने से बीजेपी वालों का। आज जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जनता दल यू, लालू यादव जैसा कि एक परिवार के कुनबे की पार्टी, और जनता दल यू की अपनी राजनीतिक जमीन है। जनता दल यू का विलय क्यों होगा जब गठबंधन एक दूसरे के साथ हम हैं और एक दूसरे में सहयोग का वातावरण है? तो कहाँ सवाल उठता है? ये इस ढंग का विपक्ष एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है वोट के ध्रुवीकरण के लिए। लेकिन इस एक पोस्टर ने फिलहाल तय कर दिया कि नीतीश अब तक बिहार की राजनीति में भले सबके हैं का नारा देकर सियासत साधते रहे हों, अब उन्हें भी सबकी जरूरत पड़ने लगी है अपनी सियासत के लिए। शशि भूषण, पटना, आज तक। वैसे बिहार चुनाव में अभी 3 महीने बाकी हैं। अभी हर दल आपस में शक्ति प्रदर्शन करने में जुटा है,
लेकिन एनडीए को खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि यहां दलित वोटों को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में आपस में ही त्योरियां चढ़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि वो दलित समाज के पहरेदार हैं। वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। तो दलितों की पहरेदारी करते चिराग पर आंधी बनकर दूसरे केंद्रीय मंत्री मांझी टूट पड़ते हैं और कहते हैं चिराग में समझदारी की कमी है। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। चिराग और जीतन राम मांझी के बीच रस्साकशी चल रही, दलित वोट को अपने साथ जुड़ा हुआ बताने की लड़ाई। क्यों का जवाब पहले बिहार के जाति गणित से देखिए, जहां सवर्ण 15.52% है, अति पिछड़ा 36%, ओबीसी 27% से थोड़ा ज्यादा, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%। यानी बिहार में हर 5 में 2 वोट की ताकत दलित के पास है। और इसी दलित वोट की दावेदारी पहले चिराग पासवान अपनी सभाओं में करते हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। ये तमाम बातें, झूठी बातें लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने फैलाने का काम किया। किसी तरीके का भ्रम ना फैले और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। चिराग पासवान ने जैसे ही रैली में दलित वोट की पहरेदारी के साथ दलितों पर दांव चला, मांझी अपने अनुभव को चिराग से बड़ा बताने लगे। तो चिराग पासवान खड़ा है, दलितों के नेता बता रहे हैं कि सबसे बड़े हितैषी हम हैं। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। हितैषी तो सब समाज, सबके लिए राजनीति में जो आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही हितैषी हो सकता है। तो बात नहीं, सब समाज के लिए, जिसको गरीब है, दीन है, जिसको आवश्यकता है, उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टिकुलराइज करना कि हम फलने समाज के लिए हम कुछ करेंगे तो ये एकांगी बात है। ये हम समझते हैं कि थोड़ा सा अनुभव की कमी इसमें दिखती है। असल में ये लड़ाई दलितों के बहाने ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने की है, जहां विपक्ष को वार का मौका एनडीए के लिए मिल गया। देखिए, दलित हो, महादलित भाई हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सारे लोग अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी ताकत लगा रहे हैं। अब जो आदरणीय लालू प्रसाद जी का कभी जिन्न हुआ करता था, वो जिन्न इस बार दिखेगा तेजस्वी जी के वोटों में। अब तो आदरणीय मांझी जी श्री चिराग पासवान जी को अपमानित कर रहे हैं, वो तो अनुभवहीन बता रहे हैं। अब पहले वहां फरिया लें तो हमारे दलित समाज के भाई जो हैं वो जानते हैं उनका हित कहां है, तो वो इस बार अब धोखा नहीं खाएंगे। चिराग और मांझी के बीच ये शक्ति प्रदर्शन पहले से जारी है। यही वजह है चिराग जहां हर सीट पर उतरने तक का दावा कर देते हैं, वहीं मांझी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 40 सीट बिहार में मिले और इसी दावेदारी के लिए दोनों दलित वोट पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दलित वोट का बड़ा हिस्सा अब तक बीजेपी गठबंधन हासिल करता रहा है। अगर दलित वोट का गणित पूरा देखें तो 2014 लोकसभा चुनाव में दुसाध और अन्य दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन के पास ही रहा, जबकि 2015 विधानसभा चुनाव में अन्य दलित का हिस्सा पहले के मुकाबले महागठबंधन का बढ़ता है, लेकिन फिर भी एनडीए से कम रहता है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पासवान वोट का बड़ा हिस्सा सीधे एनडीए के पास आता है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पासवान वोट कम हो जाता है। माना जाता है कि इसकी वजह चिराग पासवान का अलग होकर लड़ना रहा, लेकिन फिर 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर दलित महादलित वोट एनडीए से जुड़ते हैं। हालांकि पासवान वोट का एक हिस्सा महागठबंधन को भी मिलता है। अब इसी दलित वोट का पहरेदार बनकर असल में मांझी और चिराग दोनों के दल ज्यादा से ज्यादा सीट अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हैं।
वोटों की दावेदारी के बीच में जनता को कहां छोड़ दिया जाता है। अब इसकी बिहार से आई तस्वीर देखकर आपको मध्य प्रदेश वाला गाना याद आएगा। आप भी कहेंगे कि बिहार भी अजब है। पहले वीडियो देखिए। जहानाबाद में राज्य सरकार की तरफ से बनवाया गया हाईवे, वो सड़क जिसका चौड़ीकरण ऐसे किया गया है कि सड़क बन गई और बीच में लगे पेड़ हटाए ही नहीं गए। इसे बिहार का जोखिम वाला सुशासन मॉडल कहें तो गलत नहीं होगा, जहां दो विभागों की लड़ाई में जनता को ऐसी सड़क बनाकर दे दी गई जिस पर आम आदमी को अपनी जान की हिफाजत खुद करते हुए चलना होगा। इस सड़क से ही सीधे सरकार को इसीलिए खबरदार करना हमने जरूरी समझा, जहां हमारे सहयोगी रोहित सिंह पहुंचे। मध्य प्रदेश के 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद अब इन दिनों बिहार का नेशनल हाईवे 22 जो जहानाबाद और गया को जोड़ता है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि सुशासन राज में इस पुराने सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से काम भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन सुशासन राज में ये पेड़ जो जीवन देते हैं वो अब कहीं न कहीं मौत का कारण भी बन सकते हैं या किसी बड़ी घटना को भी जो है वो दावत दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विकास हो रहा है वो चौंकाने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे 22 पर ही, जहानाबाद और गया के बीच, और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए इस सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है, वहाँ पर चौड़ीकरण के दौरान जो पेड़ जो लगे हुए हैं, जो आसपास लगे हुए हैं, उन पेड़ों को काटने की जहमत तक नहीं उठाई गई है। और ठेकेदार महोदय इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया, फटाफट जो है वो सड़क निर्माण करा दिया है। अब किसकी जान जाएगी नहीं जाएगी ये ठेकेदार साहब को क्या पता, उनको क्या परवाह है। उनको तो बस जल्दी से सड़क का निर्माण कराना है, बिल देना है, बिल पास कराना है, पैसा लेना है। लेकिन ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग और वन विभाग के बीच का जो मामला है उसी में फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो तमाम पेड़ इस हाईवे पर दिख रहे हैं, जब चौड़ीकरण हुआ था तो पथ निर्माण विभाग ने वन विभाग को पत्र लिखा और कहा कि इन पेड़ों को कटवाया जाए, क्योंकि सुशासन में चौड़ीकरण का काम हो रहा है इस सड़क का। लेकिन इसके बदले वन विभाग ने जो है पथ निर्माण विभाग से कहा कि उन्हें इसके बदले अतिरिक्त ज़मीन दी जाए। अगर आप ये पेड़ काटते हैं तो इसके बदले अतिरिक्त ज़मीन, जितना आप पेड़ काट रहे हैं, वो हमें मुहैया कराया जाए कहीं और किसी जगह पर, जहानाबाद में। और इसी बीच जो है इसी को लेकर मामला अभी फंसा हुआ है और वन विभाग ने NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया पथ निर्माण विभाग को कि सड़क निर्माण कराया जाए इस पर। लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार महोदय सुनने को तैयार नहीं थे। पथ निर्माण विभाग और वन विभाग के बीच जो झगड़ा चल रहा है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने धड़ल्ले से जो है चौड़ीकरण का काम तो कर दिया है। और इसके कारण अब देख सकते हैं कितने सारे पेड़ बीचों बीच इस नेशनल हाईवे 22 पर जो है वो लगे हुए हैं। ये पूरी तरह से एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती गई है और जिला प्रशासन के द्वारा FIR भी दर्ज करा दिया गया। अभी तक वन विभाग के द्वारा NOC भी नहीं दिया गया। तो ये तो एजेंसी मतलब पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। गाड़ी का रफ्तार तो जैसा है उसको अच्छा सड़क मिलेगा तो बढ़ेगा, और बीच बीच में जो पेड़ रहने से ये बराबर जो है कि खतरा होने का घंटी बना हुआ है। कोई बड़ी घटना रात के वक्त भी हो सकता है। हाँ, हुए किया है। वो एक बार ट्रके जो है कि इसी रेलिंग में टकरा गया, इधर पेड़ था उधर रेलिंग था, तो उसमें जो आकर के टकरा गया। तो बराबर जो है कि इस पेड़ के चलते घटना होते रहती है, गाड़ी टकराते रहता है, मोटरसाइकिल वाले टकराते रहते हैं। मध्य प्रदेश के वो 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद ये है अजब बिहार की गजब कहानी, जहां पर नेशनल हाईवे 22 के बीचों बीच कई पेड़ अभी भी पड़े हुए हैं, मामला अभी भी लटका हुआ है। वन विभाग के NOC का अभी भी इंतज़ार है, लेकिन फिर भी अभी तक इसकी सुध जो है किसी ने ली नहीं है। हाँ, बस डैमेज कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मुशर्रफ के साथ रोहित सिंह, जहानाबाद, आज तक। शुरुआत में ही हमने कहा कि जिसकी सत्ता उसकी लाठी वाली सोच से खबरदार करेंगे। दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक खबर हिमाचल प्रदेश की है, दूसरी उड़ीसा की। एक जगह सरकार कांग्रेस की है, दूसरी जगह बीजेपी की।
समानता जानते हैं क्या है? समानता है सत्ता हासिल होने पर कानून को अपने हिसाब से चलाने, तोड़ने, मरोड़ने की। हिमाचल में मंत्री ने एनएचएआई के अफसर को बेरहमी से पीटा है। ओडिशा में बीजेपी नेता ने सरकारी दफ्तर में घुसकर एडिशनल कमिश्नर को बुरी तरीके से मारा है। खींचते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, कॉलर पकड़कर घसीटते हुए, लात मारकर बाहर जिस शख्स को बेरहमी से ले जाने की कोशिश हुई, ये है रत्नाकर साहू, भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, जिन्हें पीटने का आरोप बीजेपी के ही पार्षद जीवन बाबू और उनके समर्थकों पर लगा। दावा है ओडिशा के भुवनेश्वर नगर निगम सोमवार को जन सुनवाई करते एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू को अचानक 7-8 लोग बुरी तरह मारते हुए खींचने लगते हैं। पीटने वाले गुंडे आरोप है कि बीजेपी के पार्षद जीवन बाबू के साथ नगर निगम के दफ्तर में दाखिल हुए। आरोप है कि बीजेपी के ही दूसरे नेता जगन्नाथ प्रधान से गलत तरीके से बातचीत के मुद्दे पर पहले एडिशनल कमिश्नर से इन लोगों ने पूछताछ की और फिर पीटते हुए कार में बंधक बनाकर ले जाने की कोशिश तक हुई। आज तो ग्रीवांस चलता सोमवार जेहेतु अच्छी वो ग्रीवांस टेकअप कमिशनर सार नहा मुझे टेकअप कर तो जीवन बाबू आरंभ कले कौन एक्स आमर जो जगा भाई को कौन कह जगा भाई तुम कह किसी कहनी तो ना तो आप मिसबिहेव कर मिसबिहेव किसी कहनी तो एतिकरे से जो बाकी सांगर जो 5-6 जन थे जो मैंने ग्रीवांस भावुले देवे बोली से मत टाणी जबरदस्त गाड़ी भीतर को नापी चाहिए आप चलतु आप घुषणा घुषा कर मिस हैंडलिंग। अब सवाल है कि क्या सत्ता में रहने की वजह से कानून तोड़ने की ये ताकत बीजेपी के नेताओं को मिली, जो दावा है कि अपनी ही पार्टी के नेता से गलत तरीके से बातचीत के आरोप पर एडिशनल कमिश्नर को खींचकर सत्ताधारी होने का दम दिखाते हैं, जहां पुलिस पूरा वीडियो सामने होने, आरोपी का नाम सामने होने के बावजूद केवल 3 लोगों को गिरफ्तार कर पाती है। ये दिखा रहा है कि लॉलेसनेस जो कि अभी सिटी में चल रहा है, अभी कोई भी सेफ खुद को फील नहीं कर रहा है। नो वन इज सेफ हियर। जो कल्प्रिट सब थे वहाँ इन्वॉल्व थे, तो उन लोगों ने चिल्ला के एक बीजेपी लीडर के नाम ले रहे थे, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, तो वो द मास्टरमाइंड। उनको जैसा खींच के अनसिविलाइज्ड वे में इनको लेके बाहर तक मार के लेके लिया गया, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। उड़ीसा का इमेज, भुवनेश्वर को इमेज को ये टार्निश कर, सबको तो दिखाई देता है जो कोई एक कॉर्पोरेटर और दूसरा जो बीजेपी का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं सब, और मेरे विरोध में ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये कुछ हुआ बीएमसी में, जो भी घटना हुआ निंदनीय है, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। जो भी हुआ, एक हाथ से तो ताली नहीं बजता ना, दोनों हाथ बजा तो ताली बजा। बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान के बयान की लाइन को ध्यान दीजिए। यही वो नेता हैं जिनके लिए आरोप है कि बीजेपी पार्षद ने एडिशनल कमिश्नर को सरकारी दफ्तर में घुसकर पीटा। अब जो हुआ गलत हुआ कहकर भी साथ में ये बीजेपी नेता जोड़ देते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बयान बताने के लिए काफी है कि कितना दुख इन्हें एक अधिकारी की पिटाई पर है। क्या इसकी वजह केवल ये नहीं कि ओडिशा में सत्ता इनके दल की है, जिन्हें लगता है कि जो चाहे कर सकते हैं, फिर चाहे किसी को पीटना हो, धमकाना हो या फिर अगवा करने की कोशिश ही क्यों ना हो। और हिमाचल प्रदेश में तो कैबिनेट मंत्री ही कानून तोड़ने लगे। याद करिए पहली तस्वीरें, जब 2 दिन पहले शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरी। इस इमारत के गिरने के बाद यहां घटना स्थल पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहुंचते हैं, जो फिर एनएचएआई के अधिकारी अचल जिंदल को बुलवाते हैं और कुछ सवाल जवाब करने के बाद सीनियर अधिकारी अचल जिंदल को आरोप है कि बेरहमी से पिटवा देते हैं, जिसके बाद मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को फोन करके कार्रवाई की मांग की है।
आज सुबह मेरी माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई है। हमने कहा है कि कानून के दायरे के मुताबिक जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने जिस प्रकार से काम पर कार्य करने वाले एनएचआई के अधिकारी को कमरे में अंदर बंद करके उंगली मार करके दिया है, इसकी हम निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस मंत्री को भार मुक्त करना चाहिए, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। मुझे अभी पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और साथ ही साथ पिछले कल मुझे जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनके ऑफिस से भी इसके बारे में कम्युनिकेशन आया है, मगर मुझे इसकी पूरी जानकारी जो है वो अभी नहीं है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाया गया है। तो जो भी इसमें कार्यवाही करनी है या जैसे भी इस पे आगे बढ़ना है, वो कार्य जो है वो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। देखिए, देवभूमि का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जहां के एक मंत्री का नाम एफआईआर में आए, कंप्लेंट में आए और ये कहा जाए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कमरे में बंद करके उनके सिर फोड़ने का काम किया जाए। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार है या नहीं है? और सरकार है तो सरकार के मंत्री किस काम पे लगे? आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अमेरिका की धरती पर खड़े होकर बड़ी नसीहत दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंक के पीड़ित और अपराधी को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। आतंक पर दुनिया भी जीरो टॉलरेंस दिखाए। जयशंकर ने यह बात क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में कही। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास, जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, कभी लाग लपेट के लिए जाने भी नहीं जाते हैं एस जयशंकर, और जो बात उन्होंने कही है, भारत का ये फर्म स्टैंड रहा है। बिल्कुल सीधा और सपाट भाषा के साथ साथ अमेरिका की जमीन से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका और साथ साथ क्वाड के सदस्य देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि श्वेता, आप जानती हैं, आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, 9/11 का जो सितंबर 11 का हमला हुआ था 9/11, उसके बाद अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ उसके रुख में बदलाव आया। उसके बाद अमेरिका ने अपनी सुविधा से आतंकवाद को लेकर कभी वॉर ऑन टेरर शुरू किया और कभी सुविधा के साथ आसिम मुनीर जैसे सेना के प्रमुख को जो अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है। अमेरिका की नीतियां बदलती रही हैं, लेकिन भारत का रुख एक ही रहा है, फर्म रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। भारत वो देश है श्वेता जिसने दुनिया के सामने यूएन के अंदर सबसे पहले कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए। उसके बाद अमेरिका को इस बात को मानना पड़ा कि वॉर ऑन टेरर शुरू करने की जरूरत है। भारत ने केवल वही चीज याद दिलाने की भी कोशिश की है। साथ ही आज न केवल विदेश मंत्री ने इस बात को दोहराया है, बल्कि अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने जो अमेरिकी समकक्ष हैं पीट हेगसेथ, उनके साथ फोन पर बातचीत की है और उसमें भी यही चीज दोहराई है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और भारत आत्मरक्षा के लिए जो है कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा स्टैंड तो है ही भारत की तरफ से, लेकिन अमेरिका को यह बताने की कोशिश है कि अमेरिका जो है वो आतंकवाद के ऊपर जो नीतियों का दोहराव है या जो डिफरेंशियल नीतियां हैं वो रखना बंद करे तो बेहतर होगा। ये आतंकवाद के खिलाफ उस समस्या से निपटने के लिए भी एक बेहतर और कारगर उपाय होगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए। प्रणय उपाध्याय बता रहे थे न केवल एस जयशंकर बल्कि राजनाथ सिंह की भी तरफ से जो भारत की बात को बहुत प्रमुखता से आगे रखा गया है। अब बात हम यूक्रेन युद्ध की करते हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग में कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। 3 साल बाद भी यूक्रेन जंग की आग ठंडी होने के बजाय भड़कने की आशंका है। रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर 50,000 सैनिकों के साथ हमला बोल दिया है, तो ज़ेलेंस्की ने भी कमर कस ली है। सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का यह आखिरी राउंड चल रहा है?
29 जून 2024 यूक्रेन युद्ध में यह तारीख रूस के सबसे बड़े हवाई हमले के रूप में दर्ज है, जिस दिन रूस ने 477 फिदाइन ड्रोन, 46 क्रूज मिसाइल, 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 S-300 मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। पुतिन ने इस हमले से बता दिया कि वो जब चाहें तब यूक्रेन को मसल सकते हैं। पुतिन ने यह हमला करके बता दिया कि भले ही युद्ध को 3 साल से ऊपर हो गया, भले ही यूक्रेन को नाटो और यूरोपीय देश बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, रूस को रोकना मुश्किल है। रूस के सबसे बड़े हवाई हमले का जवाब देने में जेलेंस्की ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और रूस पर ड्रोन और मिसाइल की बौछार कर दी। सवाल ये कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अचानक भड़क क्यों गया और ये युद्ध रुकता क्यों नहीं? क्योंकि रूस के हर हमले का यूक्रेन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ये रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क की तस्वीर बताई जाती है, जिसमें एक इमारत पूरी तरह से आग के कब्जे में है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग के आगे लाचार दिखते हैं। रूस पर यूक्रेन की तरफ से ऐसे सैकड़ों हमले हो चुके हैं, लेकिन इस हमले की खास बात ये तबाही यूक्रेन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से मचाई। यूक्रेन की तरफ से अभी तक रूस को ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा था। रूस की तरफ से सबसे बड़े हमले का जवाब यूक्रेन ने दे दिया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले से जुड़े दावे ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 13 जून को यूक्रेन बता चुका है कि उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का घर में ही उत्पादन करना शुरू कर दिया है। मतलब रूस पर वार अब बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होगा, बिल्कुल रूस की ही तरह। कहीं ना कहीं पुतिन ये बात जानते हैं और उन्होंने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए अपनी अगली चाल चल दी। पुतिन की तरफ से अपने 50,000 सैनिकों को यूक्रेन के एक बड़े शहर की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। अब सुमी एक बड़ी लड़ाई के केंद्र में है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपने बेहतरीन सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। पुतिन की योजना सुमी पर कब्जा करके एक तीर से कई शिकार करने की है। यूक्रेन का सुमी वो जगह है जहां से यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अगस्त 2023 में यूक्रेन ने 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। इस उम्मीद के साथ कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के लिए एक बढ़त साबित होगा, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन से कुर्स्क को छीन लिया। कुर्स्क रूस का इलाका है और उसकी पश्चिमी सीमा पर है। यूक्रेन के सुमी इलाके से उसकी सीमाएं लगती हैं। सुमी पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए जेलेंस्की की तरफ से रूस पर हमले तेज किए गए हैं, ताकि पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। रूस के अंदर चाहे ड्रोन हमले करके उसके लड़ाकू विमान तबाह करना हो या फिर उसके कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाना, यूक्रेन की कोशिश किसी तरह से सुमी को हाथ से जाने से रोकने की है। यूक्रेन के सुमी पर कब्जा करके पुतिन एक बफर जोन बनाना चाहता है, क्योंकि सुमी की सीमा खार्किव, चर्निहिव रीजन से मिलती है। उत्तर में दबाव बनाए रखकर रूस यूक्रेन को अपने संसाधनों को फैलाने और प्रमुख अग्रिम क्षेत्रों में अपनी स्थिति कमजोर करने के लिए मजबूर कर रहा है। कई अमेरिकी थिंक टैंक का भी मानना है कि सुमी में किसी भी सफलता का इस्तेमाल पुतिन भविष्य में शांति वार्ता में ट्रम्प कार्ड के रूप में कर सकते हैं। इसीलिए वो एक तरफ यूक्रेन पर हमले करके उसकी क्षमता और हौसले को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। हथियार बनाने की क्षमता के मामले में अब भी रूस यूक्रेन पर भारी है। साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन पर रूस 28,000 शाहिद जैसे घातक ड्रोन से हमला कर चुका है। सिर्फ जून में ही रूस ने 5,337 ड्रोन से रिकॉर्ड वार किया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर ड्रोन हमलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। जनवरी में यूक्रेन पर रूस ने 2,629 ड्रोन अटैक किए, जो फरवरी में 3,902, मार्च में बढ़कर 4,198, अप्रैल में 2,399 और मई में 4,003 पहुंच गया। लेकिन जून महीने में तो रूस ने ड्रोन से हमलों का नया रिकॉर्ड ही बना दिया। रूस की तरफ से ऐसा करके बताया जा रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। वहीं पहले यूरोप और नाटो के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने से जेलेंस्की उत्साहित हैं, इसलिए वो भी रुकना नहीं चाहते। इसीलिए इस जंग में नई तेजी दुनिया को दिखाई दे रही है। ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 की शुरुआत तक युद्ध में रूसी उपकरणों को होने वाले नुकसान और विनाश का 60% से 70%
ड्रोन के कारण होगा। इसके खिलाफ अब रूस ने भी कमर कस ली है, मगर यूक्रेन लगातार ड्रोन को हथियार बनाने में रूस पर भारी पड़ रहा है। जून की शुरुआत में साइबेरिया तक जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमान ध्वस्त किए, पुतिन ये बात समझते हैं, इसीलिए उनकी तरफ से ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाने में काफी ताकत लगाई गई है। रूस इस वक्त 3 ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है। पहला, शाहिद ड्रोन, जो ईरान में बने शाहिद ड्रोन जैसे, जिन्हें रूस अपने देश में बना रहा है। साथ ही गैप्रिया A1, जिसमें चीन के कलपुर्जे लगे हुए हैं। इसके अलावा रूस डमी ड्रोन भी इस्तेमाल करता है ताकि यूक्रेन के रडार का ध्यान भटकाया जा सके। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल के साथ दागा जाता है ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। रूस आज प्रतिदिन 70 शाहिद ड्रोन बना रहा है, जबकि पिछले साल ये क्षमता 21 थी। दुनिया में जंग के गहराते इसी खतरे को देखते हुए भारत भी एडवांस बंकर बस्टर बॉम्ब विकसित कर रहा है। ईरान इजरायल युद्ध के बाद भारत एक नया और पावरफुल मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है, जो जमीन के काफी नीचे बने दुश्मन के परमाणु ठिकानों को भेद देगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर विमानों से बरसाए गए बंकर बस्टर बम के जरिए अमेरिका ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ईरान की बरसों की मेहनत को सेकंड में तबाह करने का दावा किया। अमेरिका के बाद अब भारत भी अपने दुश्मनों के ठिकानों को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह अमेरिका ने जमीन के नीचे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने को तबाह किया, उसी तरह जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और बंकर तबाह होंगे। चीन के सैन्य ठिकाने पाताल में भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में सारी दुनिया ने देखा है कैसे सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। वो अपने सैन्य ठिकाने नहीं बचा पाया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारत ने भविष्य की जंग में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले स्वदेशी हथियार को बनाने का फैसला किया है। इजराइल और ईरान युद्ध से सबक लेते हुए भारत ने भी बंकर बस्टर बम बनाने की ठान ली है, जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मन के ठिकानों को भी भेद देगा। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, अमेरिका ने जहां बंकर बस्टर बम को लड़ाकू विमानों से दागा, तो भारत के बंकर बस्टर बम अग्नि 5 मिसाइल पर लगे वॉरहेड में लैस होगा। भारत अमेरिका की तर्ज पर अब तक का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के मॉडिफाइड वर्जन के तहत इस बंकर बस्टर बम को बनाया जा रहा है और DRDO इसे बना रहा है। इसमें 8 टन का वॉल हेड लगाया जा सकेगा और वो जमीन की सतह से 100 मीटर अंदर तक जाकर किसी भी तरह के टारगेट को एंगेज करके और उसको खत्म कर सकेगा। जल्द ही भारत दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में से शुमार होगा जिनके पास अपना बंकर बस्टर बम है। DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नया संस्करण विकसित कर रहा है। अग्नि 4 के ओरिजिनल वर्जन की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाती है, लेकिन इसका उन्नत संस्करण एक पारंपरिक हथियार वाला होगा जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगा। जो GBU-57 का इम्पैक्ट है वो काइनेटिक इम्पैक्ट, जब गीगा जूल बोलते हैं, वो काइनेटिक इम्पैक्ट उसका जमीन पे जब आके टकराता है तो 2 होता है, 2 गीगा जूल है। जब हमारा अग्नि 5 का मॉडिफिकेशन बंकर बस्टर बॉम्ब आके टकराएगा, वो उसकी उस टाइम पे टकराने के टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 150 गीगा जूल।
तो मैं समझता हूं कि अंडरग्राउंड कोई भी कमांड सेंटर्स हैं, कोई भी इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स के सेंटर्स हैं, या आप कह लीजिए मिसाइल्स के जो इनके सिटीज बने हुए हैं लोगों के नीचे, इसके सामने नहीं टिक पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बात की। इस बातचीत में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी समर्थन की सराहना की और कहा कि सीमा पार आतंकवाद का पाकिस्तान का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया जानती है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। गुड टेरर बैड टेरर का जो पार्ट है वो अमेरिका को वैसे भी बड़ी मुश्किल से याद होता है, लेकिन वो जितनी जल्दी इस बात को समझ सके और आत्मसात कर सके उतना पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा।